अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, मेरे एक सिंधी मित्र हैं, मेरे भाई हैं, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अभी मुझे मेरी वीडियो का एक कुछ 20-25 सेकंड का हिस्सा भेजा, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अब आपको कराची और सिंध के हालात बताऊँगा। तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि मैं कराची और सिंध क्यों कहता हूँ, क्या मैं कराची को सिंध से अलग कहता हूँ। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैंने उनको जवाब भेजा था कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एटलीस्ट मुझे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे जज्बात क्या हैं। जब मैं MQM में था तो MQM में एक मूवमेंट चली थी कि कराची को सूबा बनाओ, कराची सूबा। कराची सूबा की जो मूवमेंट जब शुरू की गई थी MQM की तरफ से, तो मैं उन मीटिंगों में होता था और आई वॉज द ओनली वन जो हमेशा कहता था कि ये गलत कर रहे हैं हम, और कराची को सूबा ना बनाएं। हाँ, एक मिसाल है कि पाकिस्तान में पंजाब इतना बड़ा सूबा है, सिंध इतना बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान साइज़ में इतना बड़ा है। अगर पाकिस्तान कोई दर्जनों के हिसाब से प्रोविंसेस बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, तो उस वक्त देखा जा सकता है। लेकिन ये जो आप एथनिक ग्राउंड्स पे कर रहे हैं ना कि कराची सूबा मुहाजिरों के लिए और वो सिंध के लिए, तो ये सिंध की शहरग है। कराची पाकिस्तान का 60-70% बजट कराची देता है, सिंध का 90% बजट कराची से आता है, और ये हमेशा से हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ सिंध रहा है। तो आप इसको सोचिएगा भी नहीं कि आप इसको एथनिक ग्राउंड पे डिवाइड कर सकते हैं सिंध को। एंड आई हैव नेवर बीन इन सपोर्ट ऑफ कराची एंड सिंध। अब मैंने कराची और सिंध इसलिए कहा था कि मैं अक्सर लाहौर और पंजाब भी कहता हूँ, मैं अक्सर फाटा और KP भी कहता हूँ। तो देखें, कराची के सिंध का कैपिटल है। अब कराची के इश्यूज़ अलग हैं, अंदरूनी सिंध के इश्यूज़ अलग हैं। अंदरूनी सिंध में जागीरदार ने पूरे सिंधियों को गुलाम बनाया हुआ है। कराची में अर्बन नक्सल हैं, कराची के कोई शरीफ लोग नहीं हैं। मैं बीइंग कराची का और मैं बीइंग कराची का एडवोकेट रहा हूँ, वहाँ के लोगों का मैंने 20-22 साल यूनाइटेड नेशंस में इसकी लॉबिंग की है, इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ। इवन लेटेस्ट में 2018 में अमेरिका में कैपिटल हिल है, जो जहाँ पे इनकी कांग्रेस और सेनेट बैठती है अमेरिका की, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में मुझे स्पीच के लिए अल्ताफ़ भाई ने भेजा था, तो मैं गया था 2018 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एंटी सिंध हूँ या कराची को सिंध से अलग करने का। देखें, उन साहब को भी मैंने यही कहा कि आफ्टर ऑल मेरा DNA ओरिजिनली सिंधी है। हम लोग लोहाना सिंधी हिंदू थे, सिंध में रहते थे। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने ये फैसला किया कि बिजनेसमैन हैं, फ़ायदा है मुसलमान होने में, क्योंकि जजिया नहीं देना पड़ेगा और सारे फ़ायदे होंगे, सोसाइटी में हम टॉप पे आ जाएंगे, मुसलमान रूलर हैं, तो वो मुसलमान हो गए ना जो लोहाना, वो मोमिन से मेमन बन गए। और उनको गुजरात के राजा ने दावत दी कि आप इधर आके बस जाएं, तो वो सारे के सारे मेमन चले गए थे। आज भी सिंधियों में एक बहुत बड़ी कास्ट है मेमन, उनको हम सिंधी मेमन कहते हैं, तो वो भी मेमन हैं। अब क्या है कि हमारी ज़बान भी मेमनी जो है वो सिंधी गुजराती मिक्स है। हम सिंधी से बहुत करीब है हमारी ज़बान, तो मैं तो सिंध के ख़िलाफ़ हो नहीं सकता। तो ये मैंने एक वजाहत रखनी थी। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आपके वर्ल्ड कप T20 में बुरी तरह से जलील होकर निकला। देखें, पाकिस्तान के जलील होने की मेन वजह दीन इस्लाम है, क्योंकि आप अगर खेल में भी रिलीजन को लेके आओगे ना, जैसे बाबर नमाजें पढ़ता है, तबलीगें करते हैं, ये जहाँ जाते हैं तबलीगें करते हैं। ये मुजम्मिल साहब हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं इनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। इन्होंने ये आधे मिनट की वीडियो में आपको कुछ बताया है। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में
कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मज़हब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। मतलब ये आप, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए। अब अजीज दोस्तों, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ। वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए रोहित शर्मा ने, इज्जत से रिटायर हो गए T20 से। सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच फाइनल में रहे विराट कोहली, रिटायर हो गए। रविंद्र जडेजा इतना सीनियर प्लेयर रिटायर हो गए। महेंद्र सिंह धोनी अपनी पीक पे जाके रिटायर हो गए थे। इंडिया में जितने भी प्लेयर हैं वो इज्जत से रिटायर होते हैं। पाकिस्तान में मुझे याद नहीं पड़ता कि इमरान खान के अलावा किसी को इज्जत से रिटायर होने का मौका मिले, क्योंकि इमरान खान हैज़ ऑलवेज बीन ए डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। जावेद मियांदाद 1975 के वर्ल्ड कप, जो पहला वर्ल्ड कप था, उसमें इसने डेब्यू किया था, और 96 का भी वर्ल्ड कप 21 साल बाद इसने खेला था। आखिर तक इसको जलील होता रहा, कोई सेरेमनी नहीं, इसको रिटायर होना पड़ा। यूसुफ को ले लें, इंजमाम को ले लें, जिसको भी ले लें, वकार यूनुस को ले लें, ये सब जलील होकर रिटायर हुए हैं। अब ये इमरान रियाज खान हैं, इन्होंने कहा है कि 2 बड़े इंडियन प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इज्जत के साथ रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ हिस्ट्री की सबसे बुरी शिकस्त खाने के बाद हराम है कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने रिज़ाइन भी किया हो, रिटायर होना तो दूर की बात है, सब अगले कॉन्ट्रैक्ट के इंतज़ार में बैठे हैं। और जाते जाते क्रिकेट के हवाले से आखिरी खबर ये दे दूं कि भारत में जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते तो भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोच राहुल द्रविड़ जी को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, सबको फ़ोन करके मुबारकबाद दी। देखें, फैमिली का बड़ा होता है ना, वो यही करता है, लेकिन इसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि देखो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था तो कपिल देव व्यंग सरकार के साथ वर्ल्ड कप लेके खड़ी हैं इंदिरा गांधी जी, उस वक्त की प्रधानमंत्री। ये 2011 का वर्ल्ड कप जब जीते थे तो ये सोनिया गांधी जी, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर क्या मिनिस्टर भी नहीं थी, उनका तो मिनिस्टर में है, प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह, सच ए ह्यूज फिगर, इकोनॉमिक में उनका कोई मुकाबला नहीं है, नो डाउट, लेकिन वो तो पपिट थे। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर थे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही, बाकी प्राइम मिनिस्टर होने के बाद तो इनका कुछ था ही नहीं। आप मुझे बता दें किसी भी सिग्निफिकेंट जगह पे जहाँ मजबूरी है कि प्राइम मिनिस्टर को ही जाना है, चाहे वो डेवोस है, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, चाहे वो G7 की मीटिंग है, ब्रिक्स है, फलाने ढुमकाने, तो उनको जाना ही जाना है। वहाँ सोनिया गांधी नहीं बैठ सकती। यहाँ पे तो ये क्रेडिट नहीं ले रही क्या? ये तो खानदान, गांधी खानदान क्रेडिट ले रहा है, वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने भारत को वापस लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कहा कि हम हॉस्टिलिटी इंडिया के साथ उस पर बिलीव नहीं करते और बीजेपी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ मिल के मुस्तकबिल के, भविष्य के गठबंधन बनाए, और हम 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं, हमें मिलजुल के चलना चाहिए। ये पॉलिसी स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के प्रोग्राम में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार ने कहा। उन्होंने कहा कि हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं इंडिया के साथ। हम अपने ईस्ट में इंडिया के साथ, जो कि हमेशा हिस्टोरिकली ख़राब रिलेशनशिप रहे हैं, हम उसको ख़राब नहीं रखना चाह रहे। हम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल से टेररिस्ट भी भेजे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी हम ज़्यादा दिन नहीं हुए, भूले नहीं हैं, बिलावल भुट्टो पिछले साल ही यूनाइटेड नेशंस के बाहर बैठ के
बूचर ऑफ गुजरात और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, हम भूले नहीं है भाई। और आपके अंदर जो कीड़ा है ना, जो नफ़रत का कीड़ा, इंडिया से नफ़रत का कीड़ा, हिंदुओं से नफ़रत का कीड़ा, वो ख़त्म नहीं हुआ और हमें अच्छी तरह पता है कि वो ख़त्म होगा भी नहीं। शब्बर जैदी साहब, एक्स चेयरमैन फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू इमरान खान के दौर में, फिर बाद में उनको इमरान खान ने हटा दिया। अब ये आर्मी को और सबको लताड़ते रहते हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि कराची में रहते हुए अब तक वो सेफ क्यों हैं। इन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में बताया कि पाकिस्तान को कश्मीर वश्मीर अब भूल जाना चाहिए, हमारी औकात ही नहीं है कि हम इंडिया से मुकाबला करें। मुकाबला तो दो बराबर के लोगों में होता है, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम इंडिया से मुकाबला करें। तो हमें सब भूल के शराफत से आगे बढ़ना चाहिए। 2 मिनट की वीडियो। अजीज़ दोस्तों, ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। एंड पे मैं आपको भारत की कुछ 2-3 मिनट में चीज़ें बता दूं कि राहुल गांधी साहब इस इलेक्शन में 99 सीटें और एक सीट छोड़ने के बाद 98 सीटों पे ऐसे उछल रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। और जाहिर है क्योंकि 50 से 99 पे आना एक औकात से बाहर हो जाने वाली बात है, लेकिन वो 99 पे पहुंचने के लिए इनको जनता के साथ कितना झूठ बोलना पड़ा, कितने झूठे वादे करने पड़े। अब आप ये बताओ कि क्या, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं रहा, मुझे इतना ज़्यादा लॉ का पता नहीं, क्या कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो एक आदमी प्रोमिस कर रहा है आपको क्लियर अल्फाज में कि हर महीने की 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपये पहुँच जाएंगे। वो क्यों नहीं पहुँचे? जुलाई हो गई, अगस्त हो गई, अभी तक तो एक पैसा नहीं गया। दूसरा, उन्होंने एक तो ये झूठे वादे, दूसरा उन्होंने जो डिविजिव पॉलिटिक्स की, हिंदू मुस्लिम, कास्ट बेस्ड, ये वो, और अब भी पार्लियामेंट में ये कहते हैं, बट इंडियन पार्लियामेंट में, कि कुरान में अल्लाह कहता है डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेशक मैं देख और सुन रहा हूँ। ये इन्होंने लोकसभा में खड़े होकर ये स्पीच की है और इसके बाद की स्पीच में कह रहे हैं कि और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हिंदू वायोलेंट है, सब कुछ है, सर तन सजुदा अभी तक हिंदू ने एक भी नहीं किया। लव जिहाद, एक भी आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसमें किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को झूठे वादे करके शादी करके उसके ऊपर टॉर्चर किया हो कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये कोई एक ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। किसी हिंदू सभा ने, किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने किसी जगह कब्जा नहीं किया, वक्फ बोर्ड की तरह जिसने पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में ज़मीनें कब्जा की हुई हैं। स्टिल हिंदू वायोलेंट है, हिंदू नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये राहुल गांधी साहब फरमा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, आगे मैं आपको क्या बताऊं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।